हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। तो चलिए गाइस, आज शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, डायरेक्टिंग। चैप्टर नंबर 7 है ये और डे 9। गाइस ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए 2 पार्ट्स में आएगा आपके पास। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बीच में कुछ बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस सबसे पहले तो डायरेक्टिंग है क्या। आप भूल जाइए कि मैंने ये सब क्या लिखा है, आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए आंखें बंद करके। देखिए, अभी हमने स्टाफिंग तक का किया। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने अपना स्टाफ चूज़ कर लिया है। अब आपको बताना तो पड़ेगा ना अपने स्टाफ को कि क्या क्या किस किस पर्सन का काम है। और अगर वो काम शुरू करते हैं तो आपको उन्हें सुपरवाइज भी करना पड़ेगा कि क्या वो काम को ठीक तरीके से कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो आपको उन्हें गाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और जो अच्छे से काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, आप पहले देखोगे कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप उसको उस रीज़न पे काम करोगे कि वो क्यों काम नहीं कर पा रहा है। आप उसे मोटिवेट करोगे कि काम अच्छे से क्या करो, ठीक है ना। तो अब जो ये आप अब काम करोगे स्टाफ के आने के बाद, यानी कि उनको जो आप गाइड करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, सुपरवाइज करते हो, मोटिवेट करते हो, या फिर उन्हें बताते हो कि क्या आपके गोल्स हैं, ये सब कुछ क्या है, ये डायरेक्टिंग ही है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ यही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई, ठीक है। अब डायरेक्टिंग को सिंपल से शब्दों में एक डेफिनेशन दी अर्नेस्ट डेल ने। इन्होंने कहा डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना है, और ये भी देखना कि क्या वो काम, अपना वही काम अच्छे से कर पा रहे हैं, अपनी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको इज्जत देनी है। और अगर आप गाइस किसी में भी किसी भी आंसर में अगर आप डेफिनेशन दे देते हो एज सच लिख कर, और जिसने भी दी है उसका नाम लिख देते हो, तो आपके मार्क्स, एक प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है आंसर की, ठीक है। और प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए, अब डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या हैं यार। डायरेक्टिंग सबसे पहले तो टॉप से लेके बॉटम की तरफ फ्लो करती है। अब आप खुद देखिए, आपको मैंने कराया था कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, राइट। अब देखिए, कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइडलाइंस देनी है, सुपरवाइज करना है, लोअर लेवल की मैनेजमेंट कभी भी ऊपर वाले लेवल को तो गाइडलाइंस देगी नहीं, इंस्ट्रक्ट तो करेगी नहीं, मोटिवेट तो करेगी नहीं। हमेशा ऊपर वाली मैनेजमेंट ही इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस देती है नीचे वाली को, और नीचे वाली फर्दर अपने से नीचे वाली को देती है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो डायरेक्टिंग है वो टॉप से लेकर बॉटम तक फ्लो कर रही है, बॉटम टू टॉप कभी नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डायरेक्टिंग जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है हमारी, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ऑब्वियसली किसी भी लेवल पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें हमारा ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करें, गाइड करें, सुपरवाइज करें, मोटिवेट भी करें, ठीक है। तो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है तब तक ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। तीसरा है कि ये हर लेवल पे चाहिए होता है, जहाँ पे भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर डायरेक्टिंग चाहिए ही चाहिए। एक सुपीरियर को हमेशा ही डायरेक्ट करना पड़ता है अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है। अब डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, अब आप लोगों को तो पता लग ही गया है कि डायरेक्टिंग क्या है, कि डायरेक्टिंग की अब क्या इंपॉर्टेंस होगी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को काम ही नहीं बताओगे कि उन्हें क्या क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, उन्हें गाइड नहीं करोगे, उनके ऊपर चेक नहीं रखोगे कि क्या वो काम अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो क्या खाक आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो डायरेक्टिंग के थ्रू ही हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाती है। तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जब आप उन्हें काम बताते हो उनका, तभी तो वो अपना एक्शन करते हैं उस काम के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्टिंग जो है वो हमेशा एक्शन को इनिशिएट करती है, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफर्ट्स को, उनकी मेहनत को इंटीग्रेट करती है, जोड़ती है, ठीक है। एक एम्प्लॉय को आपने मोटिवेट किया, इधर दूसरे को किया, तो दोनों की एफर्ट्स को आप इंटीग्रेट किया आपकी डायरेक्टिंग में, ज्वाइन किया आपकी डायरेक्टिंग में, ठीक है।
अब डायरेक्टिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करती है, हमने अभी अभी पढ़ा। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है, हमने अभी अभी पढ़ा। और अगर मोटिवेशन मिलती है एम्प्लॉयज़ को तभी तो हमारी गोल्स अचीव हो पाते हैं। अगर मोटिवेशन मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो किसके लिए काम करेंगे? ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अपने आप अचीव होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, अच्छा कंपोनेंट्स क्या हैं या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। ठीक है, तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और इस पार्ट में हम सुपरविजन एंड मोटिवेशन को ही पढ़ेंगे अच्छे से। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी बारी से देखते हैं कि ये होता क्या है। आपको एक मोटा यहाँ पे बता दूं कि सुपरविजन क्या है। आप लोगों को पता ही है कि सुपरवाइज करना, ओवरसी करना कि क्या हमने काम दिया है और हर कोई वो पर्सन काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसे इंस्ट्रक्शंस देनी कि कैसे उस काम को करना है प्रॉपरली। ठीक है ना, तो ये तो हो जाता है सुपरवाइज करना। ठीक है, दूसरा मोटिवेशन, तो आप लोगों को पता ही है, मोटिवेट करना, अच्छे से किसी को उत्साहित करना कि वो काम अच्छे से करे या काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ गया लीडरशिप। लीड करना है हमें उन्हें कि आपका ये गोल है और आपको इस गोल की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कम्युनिकेशन, बातें करनी, किस तरीके की बातें करनी वो भी हम आगे बढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्स में ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम सुपरविजन के बारे में। तो सुपरविजन जो वर्ड है ना बेटा, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब क्या होता है? ओवर, एंड विजन का मतलब होता है आर्ट ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज़ को देखने की कला। ठीक है, तो किसी चीज़ को ऊपर से देखना, ये क्या हो जाएगा? सुपरविजन। ठीक है, सो इसका मीनिंग अब क्या बना निकल के, अब आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, आपको इजीली पता लग गया कि क्या है। तो फिर भी मैंने इसे अपने वर्ड्स में लिखा है, इजीली आपको अगर पता लग जाए तो। ओवरसीइंग व्हाट इज़ डन बाय सुबॉर्डिनेट्स, कि सुबॉर्डिनेट्स हमारे जो नीचे काम कर रहे हैं वो सुबॉर्डिनेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं काम, और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना ताकि हमारे गोल्स वो ईजिली अचीव कर पाएँ। तो अगर आपने अपनी कंपनी में किसी को सुपरवाइज़र अपॉइंट किया है, उसे अपने सबॉर्डिनेट्स को चेक करना है कि क्या काम करता है क्या नहीं, तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या क्या काम हैं, उसके ये 4 5 6 तरह के फंक्शंस हैं। ये देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो वो वर्कर्स के साथ डेली मिलता है, उनसे देखता है कि वो क्या क्या काम कर रहा है, सुपरवाइज करता है, उन्हें डेली चेक करता है, तो उनके साथ डे टू डे कॉन्टैक्ट बना कर रखता है सुपरवाइज़र। ठीक है, दूसरे नंबर पे सुपरवाइज़र जो है वो देखता है कि क्या परफॉर्मेंस जो है, काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर वो फीडबैक देता है वर्कर्स को। देखो कोई भी काम है वो पहले देखता है कि काम किस तरीके का है, इसे खुद वो देखता है कि उसे कैसे करना है, और उसके बाद वो ही फीडबैक वो वर्कर्स को देता है काम के बारे में। ठीक है, चौथा, जो सुपरवाइज़र है वो सुबॉर्डिनेट्स, मतलब जो लोअर लेवल पे सुबॉर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स हैं, और मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में एक लिंक का काम करता है। ठीक है, किस तरीके से करता है उसे भी अच्छे से देख लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम छोटा सा बनाया है, आई होप आपको यहाँ से समझ आ जाए। देखिए ये मैनेजमेंट है, ये सबॉर्डिनेट्स है, और इन दोनों के बीच में है सुपरवाइज़र। मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज़ और आइडियाज़ देती है वो पहले सुपरवाइज़र को बताती है, और सुपरवाइज़र आगे देता है सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, और सबॉर्डिनेट्स अपनी जो भी प्रॉब्लम्स या सजेशंस है वो सुपरवाइज़र को पहले बताते हैं, और सुपरवाइज़र्स फिर इसे लेके जाते हैं मैनेजमेंट के पास। तो इस तरीके से ये जो सुपरवाइज़र है ये इन दोनों में एक लिंक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका एक अपना फंक्शन है। और हमने पढ़ा था ट्रेनिंग में ऑन द जॉब मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, और ऑफ द जॉब मेथड्स, उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, मेरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लास्ट वीडियोस का। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब भी प्रोवाइड करवानी होती है तो वो भी सुपरवाइज़र प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, और हाँ देखता है कि कोई लड़ाई झगड़े ना हो, यूनिटी बनी रहे वर्कर्स में। ठीक है, ओके, ये हो गया सुपरविजन के बारे में। अब बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में। आप लोगों को पता ही है मोटिवेशन क्या है, किसी भी पर्सन को किसी भी काम के लिए उत्साहित करना। ठीक है, उसे इंड्यूस करना कि वो काम करे, एक्ट करे उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मोटिवेशन। तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, देख लीजिएगा। ओके, अब मोटिवेशन ना
कभी भी फोर्सफुली नहीं हम कर सकते, किसी को हम फोर्सली मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। उसके दिमाग पर इस तरीके से अच्छे से बिठाना पड़ता है कि हाँ यही काम सही है, तुझे यही करना है, तो यही काम करना तेरा फ़र्ज़ है, ड्यूटी है या वॉटेवर। ठीक है, इस तरीके से किसी के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करना, ठीक है, वो होता है मोटिवेशन। किसी को फोर्सफुली कहना दैट इज़ नॉट मोटिवेशन। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है क्योंकि ये ब्रेन के ऊपर काम करती है। ठीक है, ये एक इंटरनल फीलिंग है, हर पर्सन मोटिवेट अंदर से होता है। ठीक है, हम उसे बाहर से फोर्सफुली मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मोटिवेशन हम किसी पॉजिटिव काम के लिए भी उसे कर सकते हैं या फिर नेगेटिव काम के लिए भी किसी पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं। सो मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, ये 2 मिनटों में काम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब अच्छा, कभी भी मोटिवेशन और मोटिवेटर्स, इन तीनों टर्म्स में कंफ्यूज ना होना, ये तीनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। दीज आर 3 डिफरेंट टर्म्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव क्या है। कोई भी मोटिव यार, आपका कोई भी गोल, दैट इज मोटिव। ठीक है, और उस गोल के लिए काम करना, जब आपको उस गोल के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, उत्साहित किया जाता है, उसे हम बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, और जो उत्साहित करता है उसे हम बोलते हैं मोटिवेटर। ठीक है, सो दीज आर 3 डिफरेंट टर्म्स, नेवर कंफ्यूज विद इन दीज टर्म्स। खैर, ये तो आपके लिए नॉलेज के लिए था और ये हो गए इसके फीचर्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे मोटिवेशन के प्रोसेस के बारे में। देखिए, अब पहले एक एग्ज़ाम्पल से चलिए, फिर इसे समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से देखिए, आपको पहले तो महसूस होता है कि आपको खाना खाने की ज़रूरत है, फिर आपको भूख, है ना, महसूस होता है, भूख लगती है जिसकी वजह से आपको, और टेंशन हो जाती है कि फूड आपको कहाँ से लेके आना है। ठीक है, अगर सपोज़ किसी भी नॉर्मल रैंडम पर्सन की बात कर रहे हैं, उसे टेंशन हो जाएगी, उसे भूख लगेगी। ठीक है, और उसके बाद वो सोचेगा, ठीक है, कि मुझे अब खाना खाना है, मुझे कहीं से लेके आना है। ठीक है, खुद को पहले मोटिवेट करेगा और उसके बाद वो फूड को ढूंढना शुरू करेगा। ठीक है, और जब उसे मिल जाएगा फिर वो उसे खाएगा, और जब वो खा लेगा तो उसकी जो फूड खाने की नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत थी, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, जिसके कारण अब उसके टेंशन और उसकी जो हंगर थी, जो भूख थी, वो भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो यानी कि हुआ क्या कि एक आपके पास नीड पहले अराइज हुई, आपकी ज़रूरत अराइज हुई, उसके बाद आपको टेंशन पड़ी, उसके बाद आपने उसके लिए ड्राइव्स या मोटिवेशन खुद में पैदा करी। ठीक है, और उसके बाद आपने अपना सर्च करना शुरू कर दिया, अपना सर्च बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब आपको सर्चिंग आपकी कंप्लीट हुई, तब आपने अपनी नीड को सेटिस्फाई किया, और नीड सेटिस्फाई होने के बाद आपकी जो टेंशन जितनी भी थी वो अपने आप कम हो गई। ठीक है, यही तो प्रोसेस है यार मोटिवेशन का। अनसेटिस्फाइड नीड आपकी राइज हुई, टेंशन पड़ी, ड्राइव्स किए, सर्च बिहेवियर सेटिस्फाइड, नीड सेटिस्फाई होगी, और फिर आपकी टेंशन की रिडक्शन हो गई। ये बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स में नीचे एग्जांपल है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। ये होता है मोटिवेशन का प्रोसेस, कि पहले तो नीड देखनी है आपको। किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना है, पहले तो देखना है कि उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, अगर उसकी सेटिस्फाइड नीड होगी, सपोज उसे भूख लगी ही नहीं है, तो आप उसे कैसे कह सकते हो यार मैं तेरे को खाना देता हूँ तो खा ले। ठीक है, तो ये काम करेगा तो मैं तेरे को खाना दूंगा, अगर वो पहले से ही सेटिस्फाइड है। पहले तो आपको उसकी अनसेटिस्फाइड नीड के ऊपर काम करना है। अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, मैनेजर बनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सन की वो अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है। किसी को भी मोटिवेट करना है, ये जो बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं ना, वो पहले देखते हैं उस पर्सन को मोटिवेट करने के लिए उसकी अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है। ठीक है, फिर उसके मन में मोटिवेशन लाने के लिए पहले उस अनसेटिस्फाइड नीड के ऊपर अटैक करते हैं कि तुम्हारी ये नीड है, उसके लिए उसको थोड़ी सी टेंशन डालते हैं कि अब तू कैसे करेगा, फिर उसे थोड़ा मोटिवेट भी करते हैं कि ऐसे करना है, फिर जो काम होता है फिर उसका खुद का होता है। ठीक है, अब यही बात होती है आगे मास्लोज
नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसने मोटिवेशन की एक नीड हायरार्की थ्योरी बताई। इसने कहा कि कोई भी पर्सन को जब मोटिवेट करना है, जो मैंने आपको अभी अभी बात बताई कि मोटिवेट करना है, तो उसकी नीड के ऊपर अटैक करना, और वो भी अनसेटिस्फाइड नीड, जो उसकी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करना है। तो इसने भी यही कहा कि मोटिवेट करने के लिए नीड के ऊपर अटैक करना है। सो इसकी जो थ्योरी थी ये एक नीड्स बेस्ड थ्योरी थी, ज़रूरत के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। और उसने बोला कि किसी पर्सन की जो नीड लेवल होता है उसे भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है पहले तो, अगर उसे आपको मोटिवेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुअर पर्सन है, उसकी नीड लेवल क्या हो सकता है? पहले तो उसकी नीड लेवल बेसिक नीड्स ही हो सकती हैं, उसकी भूख, प्यास, खाना, ठीक है, और उसको शेल्टर, कपड़े, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, ठीक है। तो उसकी नीड का जो लेवल है वो बेसिक हो सकता है। और इसी तरीके से अगर कोई अमीर है या फिर थोड़ा सा उससे उसका लेवल ऊपर है, यानी कि उसकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो रही हैं, तो उसकी नीड्स क्या हो सकती हैं? हो सकता है उस पर्सन की थोड़ी सी सोशल नीड्स हों, इमोशनल नीड्स हों, जैसे कि वो चाहता है कि उसकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, उसकी कोई फ्रेंडशिप हो जाए, कोई बिलोंगिंगनेस, कोई कि उसे लगे, कोई उसे प्यार करे, कोई एक्सेप्टेंस चाहिए, उसे स्टेटस चाहिए सोसाइटी में, उसकी नीड का लेवल डिफरेंट हो सकता है। तो जो आपको नीड के ऊपर आपको बेस्ड है ना, ये थ्योरी। मोटिवेट करना है तो आपको उस पर्सन की अनसेटिस्फाइड नीड के ऊपर काम करना है, और नीड का लेवल भी डिफरेंट हो सकता है। तो नीड का लेवल कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और ये जो एग्जांपल है इस पर बाद में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लेटर भी लिखा है। तो चलिए देखते हैं अब नीड के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। वेल ये डायग्राम जो है मेरे पास थोड़ा सा ख़राब सा बना है, तो आप अच्छे से एक ट्रायंगल बना के इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नीड होती है, बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले किसी भी पर्सन की बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उसकी भूख, प्यास, शेल्टर, नींद, ये सारी क्या हैं? उसकी बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है उसकी सेफ्टी नीड्स, जो कि वो चाहता है, सेफ्टी चाहता है, उसको किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, ये उसकी सेफ्टी नीड्स हो जाती हैं, ठीक है। सोशल नीड्स मैंने आपको अभी बताया, अफेक्शन, प्यार, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, ये सारी क्या है? सोशल नीड्स हैं यार। अब बात करते हैं एस्टीम नीड्स, यानी कि उसे सोसाइटी में स्टेटस, एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसकी जो लास्ट नंबर पे और सबसे ऊपर वाली लेवल पे जो आती है नीड्स, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जहाँ पे वो चाहता है एक पर्सन की मेरी ग्रोथ हो, मेरी सेल्फ फुलफिलमेंट हो, मैं खुद में ही पूरा हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना, ठीक है। तो ये 5 तरह की नीड्स किसने बताई? मास्लो ने, ठीक है। मास्लो ने क्या कहा कि सबसे पहले पर्सन अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करना चाहता है, और उसके बाद सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो यानी कि जब उसकी ये नीड्स के ऊपर अटैक करेंगे, सपोज अगर किसी पर्सन की बेसिक नीड्स पूरी है, तो हमें उसको इनमें से किसी एक नीड का नीड के ऊपर अटैक करना पड़ेगा कि तुम्हें अगर सपोज़ किसी को भूख लगी नहीं है, मैं उसे कहूँ तुम ये काम करोगे, तुम्हारी मैं भूख मिटा दूंगी, तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। अगर उसे ज़रूरत है उस टाइम पे सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टेटस की, तो फिर मैं कहूँगी तुम ये काम करोगे, उसकी भूख मिटी हुई है, मैं उसको कहूँगी तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा को एक अच्छा स्टेटस मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, हाँ, तो वो काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये कहा मास्लो ने यानी कि क्या बातें कही कि जो लोगों का बिहेवियर है वो नीड्स के ऊपर डिपेंड होता है। उसने कहा कि ये बिल्कुल एक सीरियल ऑर्डर में चलता है, एक हायरार्कियल ऑर्डर में चलता है, बेसिक से लेके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक, जैसे पहले बेसिक, फिर सेफ्टी, फिर इस तरीके से सबसे ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो उसने कहा है कि हायरार्कियल ऑर्डर में कोई भी पर्सन बिहेव करता है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और अगर किसी पर्सन की सेटिस्फाइड नीड है, ऑलरेडी वो उस नीड से सेटिस्फाइड है, जैसे मैंने आपको अभी भूख की एग्जांपल दी, ठीक है, तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं हो सकता। आपको किसी पर्सन को मोटिवेट करना है तो उसे हमेशा उसकी हायर लेवल नीड का थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा उसकी हायर लेवल नीड के बारे में, ठीक है। और इसने कहा कि कोई भी पर्सन नेक्स्ट लेवल पर अपनी नेक्स्ट नीड के ऊपर सिर्फ तभी जाता है जब उसकी लोअर लेवल की नीड पूरी हो। अब
किसी पर्सन की अगर बेसिक नीड है, बेसिक नीड यानी हंगर, शेल्टर, स्लीप, थर्स्ट, ठीक है, भूख प्यास वगैरह, तो उसके लिए हो सकता है कि हम उसे कहें कि तुम ये काम करो, तुम्हें ये बोनस मिलेगा या तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी हमारे प्रॉफिट में, ठीक है, तुम ये बेचो, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम तुम्हें शेयर देंगे तुम्हारा, ठीक है, या तुम्हें पे मिलेगी, या जो भी इस तरीके से हम उसे, हो सकता है उसकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए ये कुछ दे, ठीक है, पे, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह। और ये भी हो सकता है कि हम उसे कहें, अगर किसी पर्सन की एस्टीम नीड्स है, यानी कि अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट या स्टेटस चाहता है, तो हम उसे कहें कि तुम ये काम करोगे, तुम्हारा हम प्रमोशन करेंगे, जिससे तुम्हारा एक रुतबा, एक स्टेटस बढ़ जाएगा, तुम्हारी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, हर कोई तुम्हें रिकॉग्नाइज करेगा कि तुम आज इतने बड़े लेवल पे हो, ठीक है। तो ये हो जाती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि जब भी हम बेसिक नीड्स के लिए काम करते हैं तो हमें देने पड़ते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मैनेजर को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, ठीक है। इंसेंटिव्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए काम में आती हैं, ठीक है। तो पे, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग जब मैंने बात करी बेसिक नीड्स के लिए, वो आ जाते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और स्टेटस, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, ये सारे आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसका मतलब इंसेंटिव्स वो चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकती हैं, और ये दो तरह की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जब पैसे का हम थोड़ा सा लालच दे के किसी से अपना काम ले सकते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं, पे, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह, ठीक है। और नॉन फाइनेंशियल जब पैसे का नहीं बल्कि किसी और चीज़ का हम लालच दे के किसी से अपना काम ले सकते हैं, जैसे स्टेटस, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल का मतलब हो गया वो इंसेंटिव्स जो कि हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल को हम मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में। बच्चे, ये हो गया आपका आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आगे लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन के बारे में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।